Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our first lecture, the lecture number 1 of business law. First for all, I introduce myself. My name is Amir Mahmood Khan. I'm an advocate of High Court with 15 years law practice experience, and my association of this institution is near about 11 to 12 years old to teach the same subject, business law. I am LLM in corporate law from Bahauddin Zakir University with gold medal in the session 2006-2008. Now, I come to my lecture. The course outlines of business law is available on the online system of ISP. You may see, check or download and follow these outlines. So we start business law. First for all, to understand business law, we understand a law. What is law? Because business law is one of the branch of law. So law means a set of rules or body of rules and principles or regulations which are governed by an authority for controlling the society, the behavior of the society, and in case of violation of these rules and regulations, the punishment is imposed on us, on the society. आसान अल्फाज में लॉ का मतलब है ऐसे असूल और ज़वाबित जो कि किसी न किसी अथॉरिटी ने, किसी न किसी ऐसे अदारे ने बनाए हैं जिनके लिए या जिनको फॉलो करना हर सोसाइटी की जिम्मेदारी है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन सोसाइटीज के लिए ही बनाए गए होंगे. अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमें सजाएं मिलेंगी. बहुत छोटी सी एग्जांपल, वेरी सिंपल. हम गाड़ी चलाते हैं, रोज आते जाते हैं, सीट बेल्ट लाजमी है. अगर सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे या नहीं लगाएंगे तो हमें पता है कि फाइन इंपोज होगा. और सबसे बड़ी बात और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लॉ इज law has a binding force. Law has a binding force. वो जो अथॉरिटी है जो गवर्न करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वो बाइंडिंग फोर्स भी रखती है कि वो अपने इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को पर अमल दरामद करवा सके. और वो अमल दरामद उसी सूरत में ही हो सकता है जब सजाएं हों और बाइंडिंग फोर्स का डर हो. बाइंडिंग फोर्स की एग्जांपल मैं आपको वेरी सिंपल देता हूं कि आप किसी भी रोड से गुजर रहे हैं, उस रोड पर अगर वार्डन नहीं खड़ा तो आप बहुत इजी होके गुजर रहे हैं. आपको पता है कि कोई रोकने वाला नहीं है, रोक टोक नहीं है.
लेकिन जैसे ही आप वार्डन को देखेंगे आप कान से मोबाइल भी हटा लेंगे और सीट बेल्ट अगर नहीं बांधी हुई तो सीट बेल्ट भी लगा लेंगे। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग फोर्स। तो 4 चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशंस, governed by an authority, for controlling the authority, controlling the society, impose the punishments, and having binding force। ये सारी चीजें मिलके एक लॉ की डेफिनेशन हमारे सामने आती। अब अगर लॉ को मजीद डिवाइड करें या बिजनेस लॉ तक पहुंचने के लिए हम अगर उसे मजीद डिवीजन करते जाएं तो लॉ हैज इट्स 2 काइंड्स, मेजर 2 काइंड्स। नंबर 1 इज क्रिमिनल लॉ एंड नंबर 2 इज सिविल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं हमारे सब्जेक्ट का। हमारा सब्जेक्ट सिविल लॉ में फॉल करता है। अब सिविल लॉ का भी अगर देखा जाए तो सिविल लॉ की भी बहुत सारी काइंड्स हैं। उन काइंड्स में एक काइंड है कमर्शियल लॉ की, और कमर्शियल लॉ में यह बिजनेस लॉ फॉलो या फॉल करता है। बिजनेस लॉ फॉल करता है। सो बिजनेस लॉ की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो बिजनेस लॉ इज डिफाइंड एज अ कमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ। इट इज अ ब्रांच ऑफ लॉ which governs and regulates the trade and commerce. It deals with the rights and obligations arising out of business transactions. This is the simple definition of business law. आसान अल्फाज में कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रेगुलराइज करने के लिए और उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस के तयन के लिए बिजनेस लॉ बनाया जाता है या बनाया गया है। बिजनेस लॉ इटसेल्फ कोई चीज नहीं है, बहुत सारे लॉज मिलके बिजनेस लॉ बना है और वो तमाम के तमाम लॉ सिविल लॉ या कमर्शियल लॉ में फॉल करते हैं। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हुई। अब नेक्स्ट चलते हैं कि बिजनेस लॉ में कौन कौन सी टर्म्स हैं जो कि या कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो कि बिजनेस में यूज होती हैं। 3 तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं या टर्म्स हैं जो कि बिजनेस में यूज होती हैं या एंटिटीज हैं। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 partnership, and number 3 is company. Sole proprietorship एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है which is only owned by one person. He is responsible for any type of risk and he is only person the beneficiary of all the profit and loss.
However, a partnership concern, there are minimum 2 persons or more persons. 2 or more persons agreed to share the profit in a business. Such business carried by on all or any of them acting for all. यानी कि पार्टनरशिप एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अफराद के दरमियान कोई एग्रीमेंट होगा, कोई मुआहदा होगा। किस लिए होगा? बिजनेस करने के लिए। और उस बिजनेस में क्या होगा? वो बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा और वो प्रॉफिट 2 या 2 से ज्यादा अफराद जितने भी हैं उनके दरमियान डिवाइड किया जाएगा उनके शेयर के मुताबिक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पार्टनरशिप का बिजनेस तमाम के तमाम पार्टनर्स इकट्ठे मिलकर भी चला सकते हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सबके बिहाफ पर कोई एक पार्टनर भी उसे रन कर सकता है। एंड नंबर 3, कंपनी। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, is a legal person. It is association of a persons which has its own legal entity. It is also called a legal person. It is also called a fictitious person. It is also called an artificial person. Members और डायरेक्टर्स का कंसेप्ट इसमें शामिल है। बाकी जब डिटेल टॉपिक्स आएंगे फिर हम इन्हें इन चीज़ों को सार को डिटेल में डिस्कस करें। सो नेक्स्ट हम असल टॉपिक पर आए अपने बिजनेस लॉ के। तो बिजनेस लॉ में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो लॉ डील करता है या एक्ट डील करता है उस एक्ट का नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नोट कर लें से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लर्निंग, ऑल्सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉन्ट्रैक्ट ही है। हमें सबसे पहले जो चीज समझनी है वो कॉन्ट्रैक्ट समझना है कि व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इन मीनिंग्स को समझने के लिए हमें 3-4 स्टेप्स अडॉप्ट करने। स्टार्ट करते हैं। When one person offers, other accept it, it is called a promise. It is called a promise. Comma, such promise has
some consideration is called an agreement. And lastly, an agreement which is enforceable by law, is called contract. यहां तक कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों के सामने आसान अल्फाज में समझाता हूं। एक शख्स जब दूसरे शख्स से कोई ऑफर करता है या कोई चीज लेन देन का मुआहदा करने लगता है तो उसे ऑफर करनी पड़ती है, उसे एक्सेप्ट किया जाए उस ऑफर को तो वो एक वादा बन जाता है। और उस वादे में जब कोई कंसिडरेशन या बदल बनता है, उसका बदल होता है उस वादे का, तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं। और एग्रीमेंट अगर लॉ के मुताबिक हो तो वो इन्फोर्सेबल होता है। इन्फोर्सेबल का मतलब होता है नाफज होना, लॉ का रिकॉग्नाइज करना। लॉ अगर रिकॉग्नाइज करता है उस एग्रीमेंट को तो सच एग्रीमेंट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी सिंपल एग्जांपल, A and B are two parties. A wants to sell his pen to B. Then A क्या कहेगा B को कि मैं अपना पेन आपको सेल करना चाहता हूं। दिस इज कॉल्ड एन ऑफर। B कहता है ठीक है, मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, मैं आपकी इस ऑफर को मानता हूं, ठीक है, मैं आपका पेन परचेज करने के लिए तैयार हूं। दिस इज कॉल्ड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दिस इज कॉल्ड ओनली प्रॉमिस। अब उस पेन को वो सेल करना चाहता है, ठीक है। जब सेल करना चाहता है तो उसकी कोई कीमत होगी, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, कोई भी कीमत। ये जो कीमत है ये उस प्रॉमिस का बदल है जिसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। और जब वो कंसिडरेशन तय हो जाती है तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। और लास्टली जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट कि वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ ये हो सकता है, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ को कि अगर तो पेन ये जो मेरे जेब में नजर आ रहा है ये पेन मेरा है। अब इस पेन को अगर तो मैं सेल करना चाहता हूं और मैं इसकी कीमत भी मुकर्रर करवा लेता हूं और बी पार्टी मान भी जाती है कि इस पेन को मैंने परचेज करना है, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। फर्ज कर लें कि ये पेन थेफ्ट का है, चोरी का है, मेरा नहीं है, फिर भी मैं इसे सेल करना चाहता हूं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी हो जाती है, इसकी कीमत भी तय हो जाती है, यानी कि प्रॉमिस भी हो जाता है और एग्रीमेंट भी हो जाता है। लेकिन लॉ की नजर में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट। और वॉइड एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यहां तक की एग्जाम्पल आप लोगों को आई होप समझ आ चुकी होगी। अभी तक हमने 3 चीजें देखी हैं, लॉ की डेफिनेशन, बिजनेस लॉ की डेफिनेशन, बिजनेस लॉ में बिजनेस एंटिटीज कितनी किस्म की, और हम असल टॉपिक की तरफ जब आए तो वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल सुनी और समझी। अब नेक्स्ट हम अगर चलें टॉपिक की तरफ, तो इसी में जो नेक्स्ट चीज है समझने वाली वो है सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, which is called essentials of a valid contract. Essentials of a valid contract. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब कहेंगे? जब कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और उसके कुछ एसेंशियल्स हैं। इसी एक्ट का सेक्शन 10 है, वो हमें इस चीज को बड़ा क्लियर करता है विद एग्जांपल्स कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो कि किए जाएं जिसकी मदद से एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। So the valid contracts are, according to section 10, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties, competency of the parties, with lawful object of the contract. The essentials of a valid contracts are: number one, offer and acceptance. Number one, offer and acceptance. This is the first essential and very important essential of a contract, of a valid contract. An offer is starting point of a contract. बात समझने वाली है कि एक जो ऑफर है वो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में देखा, वन पर्सन ऑफर्स, इसका मतलब है कि ऑफर्स होगी